वंदे मातरम। 11वीं एग्रीकल्चर के छात्रों को हम आज क्लास लेने वाले हैं 11th एग्रीकल्चर की चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट 2। ठीक है, कृषि का परिचय हम पढ़ रहे थे, उसका हमारा सेकंड लेक्चर आज होने वाला है। कक्षा 11वीं में एग्रीकल्चर लेने वाले छात्रों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हम आपके साथ खड़े हुए हैं सारे सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। ठीक है, सभी हम जो है स्टेप बाय स्टेप आपको सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। इसलिए अगर एग्रीकल्चर या कोई चीजें आपको एग्रीकल्चर में समझ में नहीं आ रही हैं तो हमें जरूर कमेंट करके आप बताएं। हम बैठे हैं आपका सारा का सारा सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है, तो इसलिए एग्रीकल्चर में बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आइए, तो मैं जो है चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट में आपको आज बताने वाला हूं। हम पढ़ चुके थे। अगर किसी बच्चे ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो वो पहला वाला चैप्टर पढ़े, उसके बाद सेकंड वाला पढ़े, तब जाकर उसको स्टेप बाय स्टेप कोई चीज समझने सही लगेगी। ठीक है, तो आइए मैं बात करता हूं आधुनिक कृषि की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? आधुनिक कृषि के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके पहले हमने बात करी थी प्राचीन कृषि की, क्योंकि ये जो लेक्चर आपके चल रहे हैं ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम छात्रों के लिए हम लोग साथ में ले रहे हैं। हिंदी इंग्लिश, ठीक है, बाइलिंगुअल, यानी कि आप हिंदी वाला बच्चा इंग्लिश में और जिसको इंग्लिश कम आती है हिंदी में समझ में आता है, तो दोनों ही छात्र एक साथ लेक्चर में आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बस वीडियो बहुत ज्यादा लंबा ना बने इसलिए हम दोनों लैंग्वेज बार बार उपयोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा हिंदी या इंग्लिश कुछ भी चीजें एक ही लैंग्वेज का उपयोग करके आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था प्राचीन कृषि के बारे में। किसके बारे में? प्राचीन कृषि के बारे में, कि हम पहले कैसे किस तरह से खेती करते थे, खेती की शुरुआत कहां से हुई, सारी चीजें हमने उस पहले वाले लेक्चर में समझ ली। तो उसके बाद आती है प्राचीन कृषि के बाद आता है आधुनिक कृषि, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न एग्रीकल्चर। क्या बोलते हैं दोस्तों? मॉडर्न एग्रीकल्चर, है ना। कभी कभी सुनने से भी बहुत सारी चीजें याद नहीं होती हैं, तो इसलिए सुनने के साथ आपको दिख भी रहा है तो बोला भी करें। ठीक है ना, तो बोलने से और भी ज्यादा चीजें हमारी याद होगी। तो आइए आधुनिक कृषि के बारे में समझते हैं। आधुनिक कृषि वह प्रणाली है जिसमें प्रमाणित बीज, यानी किसका उपयोग किया? प्रमाणित बीज, रासायनिक उर्वरक का उपयोग किया जिसे हम फर्टिलाइजर कहते हैं, सिंचाई का उपयोग किया, कीटनाशक का उपयोग किया, रोगाणुनाशक का उपयोग किया और कृषि मशीनों का उपयोग किया। ठीक है, तो इरिगेशन का भी उपयोग किया, पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, फर्टिलाइजर, इन सभी चीजों का उपयोग करके अधिकतम उत्पादन एवं लाभ प्राप्त किया जाता था, है ना। यानी कि जब हम आधुनिक कृषि में प्रवेश किए तो आधुनिक कृषि में हमने इन सारी चीजों का उपयोग किया, है ना। ध्यान रखना, सर्टिफाइड बीज का, रासायनिक खाद, सिंचाई, कीटनाशक, फंगीसाइड, बहुत सारी चीजें जो अभी हम उपयोग कर रहे हैं ये सब आधुनिक कृषि का ही हिस्सा है। क्योंकि आज हम जो उपयोग कर रहे हैं, आपने देखा होगा कि हम सुना होगा ना कि भाई इस बार तो मैंने सीड का बीज खरीदा और खेतों में लगाया, है ना। मैंने भाई डीएपी, यूरिया, ये सब जो चीजों का उपयोग करके हम ज्यादा से ज्यादा उत्पादन खेती में ले रहे हैं, तो हम यानी कि किस में प्रवेश कर चुके हैं बेटा? आधुनिक कृषि में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो यही आधुनिक कृषि है। पहले जो होता था बैल से खेती होती थी, आज मॉडर्न कृषि में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है भैया बताओ? ट्रैक्टरों से, बड़ी बड़ी मशीनों से आपका क्या हो रहा है? खेती हो रही है। जब हम पहले स्प्रे करने के लिए बहुत बार क्या होता भाई, स्प्रे करने के लिए भाई नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है, आज ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है। तो हम यानी कि हम आधुनिक कृषि में क्या कर चुके हैं? प्रवेश कर चुके हैं। इसी को हम जो अभी खेती हमारी चल रही है आप देख रहे हैं वो सब आधुनिक ही है। आधुनिक कृषि की प्रमुख विशेषता है ना। अब ये मॉडर्न एग्रीकल्चर में यानी कि प्रमाणित, यानी कि नंबर एक, प्रमाणित एवं उन्नत बीजों का उपयोग बराबर। हम ज्यादा से ज्यादा उन्नत बीजों का उपयोग कर पा रहे हैं, तभी हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर पा रहे हैं बेटा? प्रोडक्शन ले पा रहे हैं। एक समय ऐसा था जब हम खेतों में गेहूं लगाते थे तो 2 क्विंटल 4 क्विंटल बीघे का प्रोडक्शन हमारा होता था। आज अगर देखा जाए तो गेहूं के खेत, यानी कि खेत से हम जो गेहूं निकाल रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो लगभग आपका हो रहा है 25 क्विंटल, 20 क्विंटल, 22 क्विंटल के आसपास लगभग आपका प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रमाणित उन्नत बीजों का उपयोग करके हमने खेती को आगे बढ़ाया। दूसरा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का प्रयोग करके, है ना, ज्यादातर प्रोडक्शन बढ़ाया। सिंचाई, अब ये रासायनिक उर्वरक कीटनाशक का प्रयोग इसलिए करना पड़ा क्यों? कीटों से और पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए आप इनका उपयोग कर रहे हैं। सिंचाई सुविधाओं का अधिक उपयोग, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिंचाई सुविधाओं का आपने उपयोग करा, नहर बनती गई, नहर के बाद ड्रिप इरिगेशन आया, स्प्रिंकलर इरिगेशन आया, इन सारी चीजों का हमने उपयोग करा। अगला है हमारा कृषि यंत्रीकरण, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हम कृषि यंत्रों का, आज खेती करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कृषि यंत्रों का आप उपयोग करते हैं। ज्ञान एवं विज्ञान आधारित कृषि, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, विज्ञान आगे बढ़ता गया,
तो खेती करने में भी हमारा ज्ञान और विज्ञान के साथ साथ आगे बढ़ते गए और हम धीरे धीरे क्या करें, अच्छी खेती करने लगे और खेती को एक बिजनेस का रूप देने लगे। तो ये सारा ज्ञान और विज्ञान का ही खेल है, क्योंकि ये सारी चीजें जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता गया वैसे वैसे हमारी एग्रीकल्चर भी आगे बढ़ता गया। ठीक है, आ रहा है समझ में? नहीं, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो भाई आप रिपीट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करने के बाद मेरे से वापस पूछेंगे, मैं वापस उस चीज पर या तो ज्यादा बड़ा नहीं तो शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके लिए बराबर चैनल पर डालूंगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए अगर वो 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं। बात करते हैं आधुनिक कृषि का विकास कैसे हुआ, है ना, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। तो आधुनिक कृषि का विकास, अब वो सीधा सा आप यहां समझिए कि ये जो हैं हमारे दादाजी हैं, ठीक है, और ये हम हैं। ठीक है, तो हमारे दादाजी जब खेती होती थी, हमारे दादाजी को समय जो खेती होती थी तो किससे होती थी बेटा? बेलों से खेती होती थी, हकाई जुताई सारी चीजें किससे होती थी? बेलों से होती थी। आज हम मॉडर्न यानी कि भाई अभी आज हम कटाई भी करते हैं, हार्वेस्टर कंबाइनर जैसी मशीनों का उपयोग करके हम क्या करते हैं आजकल, कटाई या हार्वेस्टिंग वगैरह करते हैं। तो यही तो मॉडर्न है ना, प्राचीन से मॉडर्न में प्रवेश कर चुके हैं। ठीक है, तो समय, अनुभव एवं वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर आधुनिक कृषि में निरंतर विकास हुआ, क्योंकि जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई, अनुसंधान होती गई, खोजें होती गई, तो हम किस में प्रवेश करते गए? कृषि निरंतर विकास यानी कि आधुनिक कृषि में। भारतीय परिप्रेक्ष्य में आधुनिक कृषि के विकास को विभिन्न चरणों में विभाजित किया गया, क्योंकि अलग अलग भागे चरण भी हमारे हुए हैं, क्योंकि हम आगे जैसे बढ़ते गए एकदम ऐसा थोड़ी हो गए कि दादाजी ने बेल छोड़ दिया, मोरा छोड़ दिया और डायरेक्ट जाकर हार्वेस्टर पर बैठ गए। संभव हुआ क्या? नहीं हुआ। पहले इस हार्वेस्टर से पहले बेटा छोटी मशीन बनी होगी, छोटी यानी कि लाइट से चलाने वाली मशीन बनी, फिर ट्रैक्टर से चलाने वाली मशीन बनी, ऐसे कर करके हम आगे बढ़े। ठीक है ना, तो इसलिए एकदम आगे नहीं बढ़ना है दोस्त, ये भी याद रखना है, एग्रीकल्चर वाले हो तुम लोग, है ना। तो पता चला कि भाई देख कूद कर इधर से उधर, तो ऐसा नहीं होगा बेटा। ठीक है, अब हरित क्रांति आधारित कृषि, तो यानी कि हमने शुरुआत करी हरित क्रांति के आधार पर कृषि। ठीक है, याद रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड एग्रीकल्चर। तो ये आपने शुरू करा तब जाकर हम मॉडर्न एग्रीकल्चर में प्रवेश करें, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, हरित क्रांति। ठीक है, तो भारत में स्वतंत्रता के बाद कृषि विकास पर विशेष ध्यान दिया गया क्योंकि हरित क्रांति आया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को सर्वोत्तम प्राथमिकता दी गई। पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 सालों के लिए हमने कृषि को आगे बढ़ाने के लिए प्लान तैयार करा, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और 5वें साल। ठीक है, बात करते हैं सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु अनेक नदी घाटी परियोजना प्रारंभ की गई। भाई अब सिंचाई के साधन नहीं थे हमारे पास, है ना, सिर्फ कुएं थे, तो बोरिंग भी था, तो भाई कितनी सिंचाई होती, तो इसलिए जो नदी घाटी परियोजना यानी कि बड़े बड़े डैम बनाए गए, स्टॉप डैम बनाए गए, उनके माध्यम से नहर बनाई गई और नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया गया। ठीक है, तो ये हो गया। आप ये कौन है ना, इनका नाम जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना कि भाई ये कौन है, किनका फोटो है, आपने अभी कभी इनको देखा है, नहीं देखा हो तो कमेंट करके जल्दी से बताना कि ये कौन है। ठीक है, अब आगे बढ़ाता हूँ भैया, अब तो पढ़ लिया होगा तुमने मेरे दोस्त, इतनी जल्दी तो आप लोग पढ़ रहे हो क्योंकि आपकी नजरें बहुत कमाल की है कि ये कौन है। अब कमेंट करके बताना, फिर मैं बाद में बताऊंगा कि ये कौन थे। ठीक है, हरित क्रांति आधारित कृषि की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्व हरित क्रांति काल जो हुआ शुरू होना 1950 से 68 तक, 1968 तक चला। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना की शुरुआत हुई, उसके बाद कोशी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत हुई, है ना, गंडक परियोजना की शुरुआत हुई, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में उर्वरक कारखानों की स्थापना की गई, कृषि के आधारभूत ढांचे का विकास हुआ। तो ये सारे प्रोसेस हमने जब धीरे धीरे घाटी परियोजना बनाई, नदी घाटी परियोजना बनाई, गंडक परियोजना बनाई, है ना, खाद बनाने के लिए कारखाने लगाए, तब जाकर हम कृषि आधारित कृषि पर क्या करने लगे, काम करने लगे और मॉडर्न एग्रीकल्चर में आगे बढ़े। ठीक है, ऐसे ही नहीं आ गए, समझ में आ गई ना, इसके लिए बहुत ज्यादा अथक प्रयास करना पड़ा, तब जाकर हम आज यहाँ पर इस आधुनिक कृषि तक पहुंचे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हरित क्रांति 1900, यानी कि भाई याद रखना कि हरित क्रांति की शुरुआत 1965-66 से प्रारंभ हुई। कब से हुई बेटा? कोष्टक, है ना, ये क्वेश्चन पीएटी के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? पीएटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? 1966-65 में। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ बेटा। भारत में हरित क्रांति के जनक, जिसका फोटो गया वही भारत में हरित क्रांति के जनक थे। ठीक है, अगले, हरित क्रांति में भारत की कृषि व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। क्यों? क्योंकि हम प्रोडक्शन बहुत कम करते थे। फिर जब हरित क्रांति आई तो प्रोडक्शन हमारा धीरे धीरे बढ़ता गया और आज इतना बढ़ गया कि भारत की 140 करोड़ जनसंख्याओं का पेट भारत के ही अन्न से भरा रहा है।
ठीक है, यहाँ का ही प्रोडक्शन से हम उनका, और अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है, तो हम देश की जनसंख्या का 1 साल और पेट भर सकते हैं, इतना स्टोर भी हमारे पास है। ठीक है, तो ये परिवर्तन कथक, अगर ये हरित क्रांति देश में नहीं आती दोस्त, तो शायद हो सकता आप और मैं यहाँ आज नहीं होते। क्यों? क्योंकि भाई प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ता। हरित क्रांति आई तो ही प्रोडक्शन बढ़ा, और इतनी 140 करोड़ जनसंख्या का पेट हम भर पा रहे हैं। ठीक है, अगला, इनसे जीविकोपार्जन कृषि को सघन एवं व्यावसायिक कृषि में परिवर्तन किया। पहले क्या थी? जीविकोपार्जन की थी, यानी कि क्या थी बेटा? सिर्फ सिर्फ और सिर्फ जब पहले हम खेती करते थे तो हमारा जीवन यापन करने के लिए खेती की जाती थी। बहुत ज्यादा बड़ा हमारा मकसद नहीं था, बिजनेस लेवल पर खेती को ले जाने का मकसद नहीं था। लेकिन आज सघन खेती, यानी कि हम ज्यादा से ज्यादा 1 साल में 3 या 4 फसलें लेते हैं, और व्यवसायिक कृषि में हम परिवर्तन कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर हमारे लिए आज बिजनेस बन चुका है। ठीक है, भारत खाद्यान्न आयातक से खाद्यान्न परिवर्तन देश बना। भाई पहले हम क्या करते थे बेटा? आयातक बने थे, तो अब क्या बन गए भैया? निर्यातक देश बन गए। हम लोगों को खिला रहे हैं, पूरे विश्व को भोजन प्रदान कर रहे हैं, अन्न प्रदान कर रहे हैं। पहले हम सिर्फ आयात करते थे, अब निर्यात भी करते हैं। मैक्सिमम चीजें हम निर्यात करते हैं। चैनल को लाइक करते रहिए बेटा, है ना, सब्सक्राइब भी करते रहिए। वीडियो को समझ में आ रहा है तो बढ़िया। आप कहाँ कहाँ से एग्रीकल्चर पढ़ रहे हो 11वीं में, बराबर कमेंट करके बताते जाइएगा, है ना, ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि भाई कहाँ कहाँ हमारे वीडियो को देखा जा रहा है और कहाँ कहाँ से छात्र पढ़ रहे हैं। अगली बात करते हैं हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताएं, है ना, कैसे कैसे भाई हरित क्रांति में क्या विशेषताएं इसकी? तो उच्च उपज देने वाली किस्में, नंबर 1 क्या है भैया? उच्च उपज देने वाली किस्में की बात कर रहे हैं, हाई यील्ड वेराइटीज की बात करें। ठीक है ना, कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देने वाली किस्मों का उपयोग हम करते हैं। दूसरा, रोग प्रतिरोधक किस्मों का विकास। पहले जो हम किस्में लगाते थे उसमें रोग लगने की संभावनाएं ज्यादा होती थी, आज ऐसी ऐसी किस्में आ गई हैं कि जिनमें रोग बहुत कम से कम लगता है। अगला, कम अवधि में पकने वाली फसलें। पहले हम जब फसलें उगाते थे तो कोई फसलें 90 दिन में, 100 दिन में, 120 दिन में और 150 दिन में प्रोडक्शन देती थी। आज ऐसी ऐसी जो है वेराइटी आ गई जो कम से कम दिनों में, अगर आप बात कर रहे हैं जैसे अभी सीजन चल रहा है बेटा सोयाबीन का, तो सोयाबीन में लगभग 95-60 की अगर हम बात करें तो लगभग ये 65 से 70 दिन में ही क्या करती है? प्रोडक्शन दे देती है। ठीक है ना, तो ये कम अवधि में अच्छा प्रोडक्शन देने वाली किस्मों का विकास हुआ। चौथा, रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग करना शुरू करा। पांचवा, कीटनाशकों एवं रोगनाशकों का उपयोग करना शुरू हुआ। तो यही क्या है? हरित क्रांति की विशेषताएं। इन सभी के कारण ही हरित क्रांति संभव हुई है और आज इतना अच्छा प्रोडक्शन हम ले पा रहे हैं। ठीक है, तो विशेषता आपसे अगर पूछे हरित क्रांति की विशेषता लिखिए, तो ये क्वेश्चन आपका बनने वाला है। आगे बढ़ते हैं, हरित क्रांति के प्रमुख वैज्ञानिक। भाई हरित क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? तो हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की प्रमुख जो वैज्ञानिक है वो नॉर्मन ई बोरलॉग हैं। पूछा जाता है कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? याद रखना, ठीक है ना, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे। और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? जल्दी से कमेंट करके बताइए। ठीक है, हरित क्रांति के जनक में, क्योंकि सर्वप्रथम हरित क्रांति की शुरुआत ही इन्होंने की थी, तो सबसे पहले गेहूं की सोनारा 64 किस्म का विकास किया। सबसे पहले कौन सी? सोनारा। और 1970 का नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला किसको? नॉर्मन ई बोरलॉग को। एक अच्छे वैज्ञानिक थे और इन्हीं वैज्ञानिक के कारण पूरा विश्व आज बहुत अच्छे से भोजन कर पा रहा है ना, गेहूं खा पा रहा है, धान खा पा रहा है, इन्हीं वैज्ञानिक के कारण। याद रखना बेटा, ठीक है, ये भी पीएटी में पूछने वाला जो है क्वेश्चन होता है, तो इनको भी आप स्टिक करते जाइए, अंडरलाइन करते जाइए, ताकि आपको पीएटी की जो छात्र तैयारी कर रहा है वो इन क्वेश्चनों को याद रखें। ठीक है, नॉर्मन ई बोरलॉग। अगले बात करते हैं हरित क्रांति की प्रमुख फसलें कौन कौन थी? तो पहले थी गेहूं, यानी कि ज्यादा से ज्यादा गेहूं पर ध्यान दिया गया। उसके बाद आई कौन सी? जिसमें सोनारा 64, सोनालिका, कल्याण सोना किस्म का उपयोग किया। नंबर 2 पर आई धान, है ना, जिसे राइस या पेडी कहते हैं, IR8 किस्म का विकास किया। पद्मा और जया किस्म का, इनमें ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे प्रोडक्शन के लिए उपयोग करते गए और किसानों तक पहुंचाते गए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने एग्रीकल्चर में कहीं ना कहीं स्कूलों में एडमिशन ले लिया होगा, या हमारा वीडियो आप अगर उज्जैन, शाजापुर, आगर मालवा, है ना, अगर आसपास के क्षेत्रों से, देवास के जिलों से अगर देख पा रहे हैं और आपको एग्रीकल्चर स्कूल नहीं मिल पा रहा है, तो आप हमसे संपर्क करिए। हम बराबर आपके लिए एग्रीकल्चर स्कूल कहाँ कहाँ है या हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये सारी चीजें। और हमारे यहाँ भी एग्रीकल्चर 11वीं में स्कूल के एडमिशन प्रारंभ हो चुके हैं।
ठीक है। अब बात करते हैं हरित क्रांति का दूसरा आधार। पहला आधार हमने पढ़ लिया, दूसरा आधार की हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग। पहले क्या करना पड़ा भाई, रासायनिक, क्योंकि रासायनिक के मामले में अगर आज किसान रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करे तो वो प्रोडक्शन नहीं ले पाता है, क्योंकि इतना ज्यादा ऑर्गेनिक खाद असर नहीं कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यू हमने रासायनिक उपयोग, कीटनाशकों में रोकना। अगर आप खेतों में फसलें लगा दी और आपने किसी प्रकार का दवाई का उपयोग नहीं करा, कीटों को मारने के लिए दवाई का स्प्रे नहीं करा, तो आपकी फसल घर तक नहीं पहुंचेगी। आपने बीमारी से बचाने के लिए अगर फसलों पर दवाई का स्प्रे नहीं करा तो आपकी फसलें घर नहीं पहुंचेगी। तो इन साधनों का आपने उपयोग किया। तीसरा है समुचित सिंचाई व्यवस्था। अगर समय समय पर पानी की व्यवस्था भी ना दी हो तो भी फसल आपके घर समय पर या अच्छे उत्पादन के साथ नहीं पहुंचेगी। तो इसके साधनों का, सिंचाई के साधनों के साथ लाइट की व्यवस्था भी आपको चाहिए, ठीक है ना। तो ये सारी साधनों के उपयोग के साथ ही सिंचाई या अच्छा प्रोडक्शन हम ले पाए हैं। अगला है हरित क्रांति का तीसरा पहलू, कि तीसरी बात क्या थी, क्या ध्यान दिया गया। तो हम बात कर रहे हैं हरित क्रांति की सफलता के लिए पर्याप्त पूंजी की आवश्यकता, क्योंकि भाई खाद खरीदना है, अच्छा बीज खरीदना है ना, सिंचाई के लिए कुछ ड्रिप इरिगेशन वाली चीजें खरीदना है, तो आपके लिए क्या चाहिए बेटा, पूंजी चाहिए। जिन किसानों के पास पहले पूंजी थी उन्हें अच्छा पहले खेती करना शुरू करा और आज बहुत अच्छे सक्षम किसान बन चुके हैं। किसानों को प्रमाणित बीज, उर्वरक, सिंचाई, कीटनाशकों, कृषि मशीनों में निवेश करना पड़ता था बराबर, क्योंकि भाई निवेश नहीं करेगा तो क्या करेगा, अच्छा बीज कहां से मिलेगा, है ना। अगला मुख्य सिद्धांत उच्च लागत और उच्च उत्पादन। अभी सिद्धांत एक ही चल रहा है कि जिसने जितना अच्छा लागत लगाया यानी कि इन्वेस्टमेंट करा है उतना अच्छा उसने आउटपुट लिया है, ठीक है। किसान जितना अच्छा, आज खेती में यही हो गया कि जितना ज्यादा और जितना इन्वेस्टमेंट करेगा उतनी टेक्निकल से करेगा उतना ही ज्यादा आज लाभ कमा रहा है। जैसे कि अगर किसी को बहुत ज्यादा पॉली हाउस, जैसे पॉली हाउस लगाकर वो खीरा की या गुलाब की खेती कर रहा है तो उसने भाई 25-30 लाख रुपए खर्च कर चुका है पहला, इसलिए आज वो अच्छे पैसे कमा रहा है। तो जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना अच्छा क्या कर पाएंगे, प्रोडक्शन आप ले पाएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगली बात आती है हरित क्रांति के प्रमुख लक्षण क्या क्या थे। तो हरित कृषि उत्पादन में आशासित वृद्धि हुई, बराबर हुई, तभी तो जितनी ज्यादा किसान चाहता था उतनी ज्यादा वृद्धि होती गई और हम खेती को और अच्छा लाभ का धंधा बनाते गए। दूसरा, प्रमाणित बीजों का उपयोग करते गए, बराबर, सर्टिफाइड बीज का उपयोग करते गए। रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करा, बराबर। बड़े पैमाने पर सिंचाई एवं भूजल का दोहन, बराबर कर रहा है, क्योंकि जब बहुत ज्यादा गहराई से 400-500 फीट की गहराई से भी आज किसान पानी निकाल रहा है। जीविकोपार्जन कृषि से व्यवसायिक कृषि की ओर परिवर्तन, क्योंकि हम पहले सिर्फ पेट भरने के लिए, परिवार का लालन पालन पोषण करने के लिए, क्योंकि व्यक्ति की पहली आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान, बराबर, आपके लिए भी यही आवश्यकता होगी, है ना, कि नहीं है भाई, बताओ मुझे क्यों कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं, किसान खेती क्यों कर रहा है, इसी के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए, ठीक है। तो पहले जो नीड थी रोटी कपड़ा मकान, आज हो गई है नीड मोबाइल, कार, लैपटॉप, बैलेंस, ठीक है, नए नए कपड़े, हवाई जहाज में उड़ना, ये सब हमारी रिक्वायरमेंट हो गई। तो इसलिए व्यवसायिक खेती आपको करना ही पड़ेगी, नहीं तो ये नीड पूरी नहीं होगी, रोटी कपड़ा मकान तक ही हम सीमित रह जाएंगे, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि भाई जितना अच्छा प्रोडक्शन करोगे, खेती करोगे, तभी आगे बढ़ जाएंगे। एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेगुलेशन के, है ना, यानी कि हम लाभ की बात करें भाई इसको, हमको क्या क्या लाभ हमको मिला। तो खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई या नहीं हुई, जल्दी बताओ, हुई या नहीं, बराबर हुई, है ना। दूसरा, भारत खाद्यान्न आयातक से खाद्यान्न क्या बन चुका है, निर्यातक बन चुका है। कृषि व्यवसायीकरण, बराबर, कृषि का व्यवसायीकरण हुआ, क्योंकि पहले कृषि केवल जीविका का साधन ना रहकर अब लाभ का साधन बन गया है या व्यवसाय का साधन बन गया है, बराबर, क्योंकि पहले सिर्फ खेती, अभी मैंने बताया। दूसरा है फसलों की सुरक्षा। तो कीटनाशकों के उपयोग से फसलों में भंडारित अनाज की सुरक्षा हो सकती है। अगर हमारे पास कीटनाशक नहीं होगा तो हम क्या नहीं कर पाएंगे भैया, फसल की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा 60-70% तक तो कीड़े ही खा जाते हैं, ठीक है। उद्योगों में रोजगार में वृद्धि, बीज, उर्वरक, कृषि मशीनरी, कीटनाशक उद्योगों का विकास हुआ और रोजगार की प्राप्ति हुई। रोजगार के नए अवसर तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा उतना ज्यादा हमारे देश की राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। हरित क्रांति की हानियां, क्या हानियां भाई, हो सकता है जिस चीज के आज लाभ होंगे उसके बराबर क्या होगी, हानि भी होगी, है ना। ये ध्यान में अपना रखना है। विज्ञान चाहे कितना भी आगे बढ़ता जा रहा है, पर अगर लाभ अगर मिल रहा है तो लाभ के साथ आपको क्या मिल रही है, हानि भी मिल रही है, ठीक है। तो बढ़िया। अगला, उत्पादकता को बनाए रखना कठिन है, क्योंकि भाई कंटिन्यू
अगर प्रोडक्शन उत्पादक को, क्योंकि एक समय होता है इसको कंटिन्यू, अगर 20 कुंटल प्रति बीघा उत्पादन ले रहे हैं तो आप 5 साल 10 साल तक ले सकते हो, पर 50 साल तक इसको नहीं ले सकते। धीरे धीरे, क्योंकि बंजर जैसे ज्यादातर, जितना ज्यादा आप रासायनिक खाद का खेतों में उपयोग करोगे वैसे वैसे जमीन हमारी क्या होती जाएगी, बंजर होती जाएगी, और धीरे धीरे प्रोडक्शन क्या होता जाएगा, गिरेगा। क्योंकि जितना ज्यादा रासायनिक दवाई का उपयोग करोगे उतना ज्यादा धीरे धीरे आपका प्रारंभिक उत्पादन बहुत बड़ा, लेकिन समय के साथ उत्पादकता स्थिर रखना कठिन हो गया, क्योंकि आज उत्पादन स्थिर नहीं है, अब धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, गिरते जा रहा है ना। रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से भूमि की उर्वरता क्या हो रही है बेटा, प्रभावित हो रही है, ध्यान में रखना है। फर्टिलिटी, सोइल फर्टिलिटी क्या धीरे धीरे क्या हो रही है, कम होती जा रही है, मतलब बराबर उत्पादन अब नहीं मिल पा रहा है, तो ये इसके लिए क्या है बेटा, हानि। अगला, छोटे किसानों के लिए खेती कठिन हो गई है, क्योंकि भैया है ना, खर्च नहीं है, पैसा नहीं है, तो वो कैसे क्या उसको मैनेज करेगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों पर निर्भरता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आ गई है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां हो गई, उन पर निर्भरता हमको होना पड़ रहा है, कई चीजों के दाम नहीं मिल पा रहे। अत्यधिक सिंचाई के दुष्परिणाम, क्योंकि बहुत ज्यादा खेतों में अगर सिंचाई कर रहे हैं तो उसके दुष्परिणाम भी हमको देखने को मिल रहा है ना। जैव विविधता में कमी, भैया लॉस ऑफ क्रॉप है ना, बायोडाइवर्सिटी में, क्योंकि जैव विविधता बराबर हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे। सीमित फसलों तक प्रभाव, क्योंकि हम ये जो प्रभाव डाल रहे हैं ये लिमिटेड क्रॉप का ही है, सभी क्रॉप पर नहीं पड़ रहा है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं भैया, कि अगर हरित क्रांति के लाभ हैं, प्रोडक्शन बढ़ाया है, तो कहीं ना कहीं इसको आपको नुकसान या हानि भी आपको इसको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए, और चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। लगातार हम आपको 11वीं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे और सारे ही लेक्चर आपको बराबर मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैसे जैसे आप लोगों का इंटरेस्ट हमारे लेक्चर के साथ आते जाएगा वैसे वैसे हम लेक्चर बहुत जल्दी जल्दी अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।